हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी पर। मैं कपिल शांडिले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो पेपर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो डीएसएसबी पीआरटी का 2017 में हुआ पेपर है। और इसकी जीएस का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसको समझे अच्छे से कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझे कि डीएसएसबी जो है वो किस एरियाज को कवर करता है, कौन से एरियाज। मैं आज फिर से आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन वो आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करके जाना चाहिए जो जिनके पेपर अभी आने वाले हैं। एज वी गो, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। As we go north to south, mountain ranges are encountered in following order। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडिया में जाते हैं, ठीक है, तो आपको माउंटेन्स जो है इस रेंज में, इस ऑर्डर में मिलती हैं। कौन सा ऑर्डर सही है ये पूछ रहा है। सतपुड़ा, धौलाधर, विंध्या, विंध्य पर्वत और शिवालिक। तो कौन सा ऑर्डर सही रहेगा, इनको सीक्वेंस में लगाना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहाँ पर आपको अगर आपने माउंटेन्स का टॉपिक अगर नहीं किया है तो लिख लीजिए माउंटेन्स इंडिया फिजिकल मैप जो है वो आपको करना जरूर है। तो उसमें माउंटेन्स आती है, और माउंटेन्स का सीक्वेंस आपको नहीं पता है। माउंटेन्स से क्वेश्चन हर बार आता है, रिवर्स का भी क्वेश्चन हर बार आता है। एज वी गो नॉर्थ टू साउथ, माउंटेन रेंजेस आर एनकाउंटेड इन फॉलोइंग ऑर्डर। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो माउंटेन्स की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इस सीक्वेंस में दिखाई देनी चाहिए। कौन सा सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले होनी चाहिए धौलाधर। तो दो किस में है, इसमें है और इसमें है, सी और बी में है, तो बाकी ऑप्शंस को हम काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धौलाधर के बाद चार होना चाहिए, यानी कि शिवालिक होना चाहिए। तो चार किस में पहले है, दोनों में ही है, अभी भी कोई आंसर नहीं निकल रहा है। अब उसके बाद विंध्य होना चाहिए। तो हमारा आंसर सही सी निकलेगा। थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग मैं आपको करवाता हूँ। हिमालय जो है उसको हम तीन श्रेणी में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं हिमाद्री, या इनर हिमालय भी कहते हैं इसको, इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय। ये सारे एक ही हिमालय के नाम है, जो बिल्कुल सबसे नॉर्थ वाला जो हिमालय है। तो इसका तुरंत बाद साउथ में जो हिमालय मिलता है, जो पर्वत श्रेणी मिलती है, उसको कहते हैं हिमाचल हिमालय। ठीक है, और साथ ही साथ इसको कहते हैं लेसर हिमालय, यानी कि लघु हिमालय भी कहते हैं। अब इस लेसर हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। जब जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो आपको इस यहाँ पर इसको नाम मिलेगा पीर पंजाल। अब लेसर हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, पीर पंजाल। उसके बाद अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका नाम धौलाधर मिलेगा। ठीक है, धौलाधर। और उसके बाद आप जाएंगे उत्तराखंड में तो आपको मसूरी रेंज और साथ साथ नाग टिब्बा इसका नाम मिलेगा, नाग टिब्बा। और जब आप नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में इसका नाम मिलेगा महाभारत रेंज। यहाँ पर ही इसका डिवीजन कुछ अलग है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें भी सबसे लंबी जो रेंजेस हैं वो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर की है। और इसी पीर पंजाल में वैष्णो देवी का जो धाम है वो यहीं पर है। तो आपको ये लेसर हिमालय जो है, लघु हिमालय जिसको कहते हैं, इसको लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और मिडल हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। ये इसका डिवीजन हमने स्टेट वाइज कर लिया। ठीक है, अब समझ गए कि अब उसके बिल्कुल तुरंत बाद जो आउटर हिमालय जो है, ये साउदर्न मोस्ट जो हिमालय है, इसको शिवालिक कहते हैं। तो पहले दूसरे पर धौलाधर हो गया और चौथे पर शिवालिक हो गया। तो दूसरा चौथा हमारा अब तक ठीक था। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको विंध्य पर्वत दिखाई देता है। ठीक है, विंध्य पर्वत लगभग लगभग भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। और उसके तुरंत बाद आपको नर्मदा नदी दिखाई देती है, जो कि अमरकंटक से निकल कर जाती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला की। और उसके तुरंत बाद सतपुड़ा आता है। ठीक है, तो विंध्य और सतपुड़ा ये सीक्वेंस होना चाहिए, पहले विंध्य फिर सतपुड़ा, तीन और एक होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया। हिंदी की जरूरत पड़ेगी तो जरूर उस पे जाएंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल इज लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन, जो काली कपास मिट्टी है वो कौन से स्टेट के अंदर मिलती है। तो काली कपास मिट्टी जो है वो दक्कन का पठार है उसमें मिलेगी। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कट जाएगा।
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई है, कर्नाटक एंड गुजरात। दिस इज ए फॉल्टी क्वेश्चन। दोनों में ही काली मिट्टी मिलती है, गुजरात में भी मिलती है, महाराष्ट्र कर्नाटक में भी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है सबसे ज्यादा। प्रिडोमिनेंटली ये महाराष्ट्र के अंदर है। कर्नाटक में मिलती है, गुजरात में मिलती है, तो इसका ये फॉल्टी क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आप डीएसएसबी में जो है ऐसे क्वेश्चन पे आप इसको वो कर सकते हैं, जो वो मांगते हैं कि आप किसी को भी किसी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। रिट्रेटिंग मानसून प्रोड्यूस परफ्यूज रेनफॉल इन। रिट्रीटिंग जी, लौटता हुआ मानसून जो है वो कहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल करता है। लौटता मानसून देख लीजिए, यहाँ पर काली कपास मृदा इसमें पाई जाती है, तो ये दोनों में पाई जाती है असल में। अब है लौटता हुआ मानसून कहाँ पर भारी वर्षा करता है। देखिए, गर्मी का जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो उसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है ना वो साउथ वेस्ट से होती है। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में उसकी हवा चलती है। लेकिन लौटता हुआ मानसून या शरतकालीन मानसून जिसको कहते हैं, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। नॉर्थ, ये देखिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इस डायरेक्शन से आती है हवाएं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है। तो इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत के दक्षिण भाग में बारिश करता है। जब ऐसे आता है तो बंगाल की खाड़ी से पानी उठा लेता है, और ये तमिलनाडु के कोस्ट पर, जिसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पर ये बारिश करता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से स्थान पर सर्दी में ही बारिश होती है भारत में, गर्मी में नहीं होती है, तो वो भी आंसर कोरोमंडल ही होगा। ठीक है, जो तमिलनाडु का कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर है इन इंडिया, वाज मेड बाय होम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ भी कहते हैं इसको। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ, द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। दिल्ली के साउथ में आप जाएंगे तो वहां पर मेहरौली स्थान मिलेगा, कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में। वहां पर आपको एक आयरन पिलर मिलेगा, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। अशोका के द्वारा भी नहीं बनाया गया, अकबर के द्वारा भी नहीं बनाया गया, समुद्रगुप्त के द्वारा भी नहीं। जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य, क्योंकि इसने, चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था। चंद्रगुप्त के भाई रामगुप्त की पत्नी को, ध्रुवसेन को, रामगुप्त ने जो है शकों को के सामने सरेंडर कर दिया और अपनी रानी को भी उन्हीं को दे दिया। तो इसी वजह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई की हत्या कर दी और उस रानी को छुड़ाया, और साथ ही साथ शकों को हरा भी दिया। इसी उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सकारी की उपाधि धारण की, और साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उनको हराने के बाद। और साथ ही साथ सिल्वर कॉइन जो है सबसे पहले इसी राजा ने चलाए थे, और इन्हीं के दरबार में नवरत्न होते थे। कालिदास भी इन्हीं के दरबार में होते थे। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ये मेहरौली के स्तंभ पे इनका नाम चंद्र लिखा मिलता है, राजा चंद्र। ठीक है, और इन्हीं के समय पर फाहयान भी आया था। फाहयान एक चीनी यात्री था जो कि इनके समय पर आया था। ठीक है, कालिदास भी इनके दरबार में था। तो यही समय है जिसको गुप्त काल से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, इसी को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो राइट आंसर हमने निकाला और बहुत सारी चीजें भी डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से दिया लिया गया है। तो ये है, पूना पैक्ट वाज बिटवीन गांधी एंड होम। पूना पैक्ट क्या है? देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कि भारत के अंदर संविधान जो बनाया जा रहा है भारत का, ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के अंडर। उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में मीटिंग हो रही थी। पहली राउंड कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी। पहली में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, दूसरे में लिया, और तीसरी में भी नहीं लिया। लेकिन इसमें तीनों में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अंबेडकर। अंबेडकर ने सभी में भाग लिया था, और वो डिमांड कर रहे थे कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाए, पृथक निर्वाचिका लाई जाए, जैसे मुस्लिमों के लिए हो चुका है। लेकिन मुस्लिम तो चलो दूसरे धर्म के थे, अब दलित तो हिंदू धर्म के ही थे। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाएगा तो वह हिंदू धर्म में डिवीजन हो जाएगा, और शायद फिर बाद में भारत का और ज़्यादा डिवीजन हो जाए। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे।
दैट इज वाई सेकंड कॉन्फ्रेंस में वो गए तो थे, लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1931 में। ये 1930 में हुई थी, ये 1931 में, और ये 1932 में हुई थी। ठीक है, तो गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बीच में रोक के, और लॉर्ड इरविन के साथ समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो उसके बाद वो जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन वो इससे सहमत नहीं है, लेकिन हम अम्बेडकर जी इसका डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए गांधी जी को जब वापस आते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। पूना में एक जेल है जिसका नाम है यरवदा जेल। ठीक है, वहां पर वो होते हैं, और उसी जेल में वो भूख हड़ताल करते हैं। तो गांधी जी के इस भूख हड़ताल से अंबेडकर जी के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आता है, और वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, और बाकी देश से भी प्रेशर आ रहा था, और वो लंबे टाइम से भूख हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। तो फाइनली वो गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच में समझौता होता है, और अंबेडकर जी ये जिद छोड़ देते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाए दलितों के लिए, और इसके बदले में गांधी जी क्या करते हैं, दलितों के लिए जो रिजर्व सीट है उसको डबल कर देते हैं, कि हम ऐसा करते हैं डबल सीट जो है वो रिजर्व कर देते हैं उनके लिए। और इसी पूना पैक्ट के बाद, क्योंकि इससे पहले ये जो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट का घोषणा कर दी गई थी, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जिनका नाम है रामसे मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा कर दी। तो इसी को कहते हैं मैकडोनाल्ड योजना, या फिर इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड किसने दिया था? राम से मैकडोनाल्ड ने। और इस कम्युनल अवार्ड का मतलब है दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब दलित को बस दलित ही वोट दे पाएगा, अपना नेता दलित ही चुनेगा, बाकी कास्ट उसको वोट नहीं दे पाएंगी। ठीक है, तो गांधी जी कहते थे कि दलितों को अगर इज्जत दिलानी तो बाकियों से भी उसको बाकी कास्ट भी उनके लोगों को अपना लीडर माने, और वो गलत तरीका हो जाएगा। तो इसलिए राम से मैकडोनाल्ड का विरोध करते हुए, कम्युनल अवार्ड का विरोध करते हुए गांधी जी ने पूना यरोदा जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। दिस इज स्टोरी अबाउट दिस पूना पैक्ट। बात करते हैं विच अमंग अकबर्स नवरत्न वाज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अवरत्न अकबर के भी कुछ नवरत्न थे, 9 ऐसे विशेष योग्यता के व्यक्ति थे जिनको उसने पद दिए हुए थे। इनमें से किसने जो है भू राजस्व प्रणाली बनाई थी? भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू, जो भूमि से टैक्स मिलना है, उसकी एक प्रणाली बनाई थी। राजा मानसिंह, अबुल फजल, टोडरमल या अब्दुल रहीम खाने खाना? तो सही आंसर है टोडरमल, उसका वित्त मंत्री था जिसने दहशाला सिस्टम दिया था। ठीक है, दहशाला सिस्टम जो है किसने डिजाइन किया था? टोडरमल ने, अकबर के समय पे। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी व्यक्तियों को भी याद रखना सही है। अकबर के जो शादी हुई थी वो भारमल नाम के राजा की पुत्री से हुई थी। ठीक है, तो भारमल का एक पुत्र है मानसिंह। ठीक है, उस ये इसका नवरत्न रहा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अकबर के जो वंशज है उनकी सेवा में भी रहे थे। अब बात करते हैं अबुल फजल। अकबर जब सिंहासन पर बैठता है 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, और तब वो अकबर बहुत छोटी उम्र का था। तो एक बैरम शाह नाम का एक व्यक्ति था जो कि अकबर का संरक्षक था। तो जब अकबर कुछ बड़ा होता है तो बैरम शाह को जो है वो कहते हैं कि आप मक्का मदीना चले जाइए, अब मैं संभाल सकता हूँ। तो बैरम शाह जब जाते हैं तो रास्ते में कहीं उनकी डेथ हो जाती है। तो अकबर उनके पुत्रों को, दोनों को, और उनकी पत्नी को वापस बुला लेता है कि आप मेरे संरक्षण में यहाँ पे रहे, आपकी देखभाल यहाँ पे हो जाएगी। तो वही दोनों पुत्र है अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल फजल ने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा में अकबर का इतिहास है, और ये कई पार्ट में है, जिसका एक पार्ट है आइन ए अकबरी। तो दो पुस्तक काउंट होती है हालांकि ये, लेकिन ये एक ही पुस्तक का पार्ट है। आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, और अकबरनामा भी इन्होंने लिखी है। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी बैरम खां के पुत्र है। यही रहीम के दोहे जो आप पढ़ते हैं, ये इन्होंने ही लिखे हैं। तो ये सारे इनके नवरत्नों में है। क्वेश्चन का आंसर टोटरमल हो गया, बाकी ऑप्शन हमने एनालाइज कर लिए। तो अच्छा रिवीजन होगा आपका। अब क्वेश्चन है कि कलर जो है सोप, आपने देखा होगा साबुन के बुलबुले होते हैं जो, उसमें आपको कलर्स दिखाई देते हैं। कलर सीन इन सोप बबल्स आर ड्यू टू विच फिनोमेना ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? तो यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट कई बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं।
हिंदी वाले बच्चों के लिए। एक बुलबुले एक साबुन के बुलबुले में दिखने वाले रंग किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अवशोषण या व्यतिकरण। तो सही आंसर इसका है व्यतिकरण। इंटरफेरेंस के कारण से जो है आपको उसमें कई तरह के कलर दिखाई देते हैं साबुन के बुलबुले में। अपवर्तन के कारण हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अपवर्तन के कारण ही हमें कोई पेंसिल अगर पानी के बर्तन में रख दी जाती तो टेढ़ी दिखाई देती है। और अपवर्तन के कारण ही किसी पानी के बर्तन में अगर कोई सिक्का रख दिया है तो आपको वो ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। इस अपवर्तन के बहुत सारे रीजन है। अपवर्तन के ही कारण हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये अपवर्तन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जांपल हमने बताए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें जो हीरा है वो चमकता दिखाई देता है, साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेनबो बनता है। ठीक है। ये भी इसके कारण ही बनता है। अवशोषण के कारण, जो प्रकाश को अवशोषित होने के कारण हमें गर्मी फील होती है। ठीक है। तो इसलिए ब्लैक जो कपड़ा होता है वो सारे, ब्लैक कलर किसी का है मतलब उसने सारे की सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लिया है। जो भी रंग हमारा हम किसी को देखते हैं किसी कपड़े का पर किसी और चीज का, उसने उस रंग को रिफ्लेक्ट किया हुआ है। ठीक है। जो रंग को वो रिफ्लेक्ट करता है वही उसका कलर हो जाता है। लेकिन ब्लैक कलर जो होता है वो सभी चीजों रंगों को सभी लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, कोई भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी हमें ब्लैक कपड़ों में ही लगती है। इसलिए सर्दी में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ये कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वोम को मोस्ट कॉमनली काजेज एनीमिया इन चिल्ड्रन? कौन सा वोम है जो कि कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर एनीमिया करता है? देखिए बहुत सारे वोम है जो हमारे पेट में रहते हैं। राउंड वोम है, अर्थ वर्म तो पेट में नहीं रहता है। ठीक है। टेप वर्म है या हुक वर्म है, तो ये सारे ही वैसे तो खतरनाक है। लेकिन इसमें एक हुक वर्म होता है जो हुक की तरह हमारे इंटेस्टाइन में आके जुड़ जाता है। ठीक है। वो हुक की तरह जब जुड़ जाता है तो वहां पर ब्लीडिंग होने लग जाती है, और इस ब्लीडिंग के कारण ब्लड लॉस होने लग जाता है। और ब्लड लॉस होएगा तो मतलब प्रोटीन में भी दिक्कत आ रही है ब्लड लॉस में, साथ ही साथ आपका एक और दिक्कत हो जाती है कि ब्लड लॉस की वजह से ब्लड कम हो जाता है और एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है। कौन सा कृमि बच्चों में सर्वाधिक सामान्यतः अनीमिया करता है? तो वो अंकुशवर्म है। ठीक है। ये हुक वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑक्साइड्स आर मेनली एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल स्मॉग? ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट दोनों से कॉम्बिनेशन से उठाए गए क्वेश्चंस हैं अभी तक जितने भी आए हैं। ये सारे क्वेश्चन ल्यूसेंट में भी है और ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी है। कौन सा ऑक्साइड जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है? ये एनसीईआरटी में है, 12th के एनसीईआरटी में बायोलॉजी की बुक में है ये। ठीक है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दिस इज द राइट आंसर। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें क्या होता है कि येलो कलर का स्मोक बन जाता है। ठीक है। और वो वो खतरनाक भी है, मतलब हार्मफुल तो है ही है, पॉइजनस तो है ही है, साथ ही साथ विजिबिलिटी को भी नुकसान करता है। ठीक है। इसके अलावा एक पैन नाम से भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, परऑक्सीनाइट्राइल ऐसा कुछ करके इसका नाम है। तो ये भी इसी फोटो केमिकल स्मोक का ही एक रूप है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पहले आया है, ये यूपीएससी में भी आया है, डीएसएसबी में पहले आ चुका है। अब इन्होंने इसको पलट के दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में, तो इसका सही आंसर ये हो गया है। विच ऑर्गन इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल रिदम इन मैमल? तो कौन सा जो है ऑर्गन एसोसिएटेड है बायोलॉजिकल रिदम इन मैमल? तो एक पीनियल ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर। दिस जो ये जो ग्लैंड है ये बायोलॉजिकल रिदम बनाती है, किसके अंदर? मैमल के अंदर बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये हमारे शरीर के जो अंदर जो कैटाबॉलिज्म है मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। इसी की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन निकलने के लिए बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन अगर बॉडी में कम पड़ जाएगा तो ये हार्मोन कम निकलेगा, और क्या होगा कि ये ग्रंथि जो है वो बड़ी होने लग जाएगी जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपको,
एक होता है हाइपरथायरॉयड, एक हाइपोथायरॉयड। तो अगर ज़्यादा थायराइड निकल रहा है तो इसकी वजह से आप पतले रहते हैं, और थायराइड कम निकल रहा है तो आप मोटे होते हैं। ठीक है, ये गले के अंदर होती है। ठीक है, उसके अलावा थाइमस, ये भी एक ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड से जो है, हमने देखा है कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन, टैक्सेस से क्वेश्चन आता है और बिल्कुल ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन पूछे जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड एज प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव, बोथ या नाइदर। देखिए, दो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव एक दूसरे के अपोजिट है, तो बोथ तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नाइदर ये भी नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आदमी की, उस हिसाब से उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में क्या होता है कि अभी आप देखेंगे 2.5 लाख रुपए तक जितना जो टैक्स लगाया जाता है वो नहीं है कोई भी टैक्स। लेकिन अगर आप इससे ऊपर का टैक्स होता है, 2.5 से 5 पे जो है आपको देखेंगे 5 लाख तक 5% टैक्स है। ठीक है, और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर जो है 30% टैक्स है। इसके अलावा सरचार्ज भी लगता है। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो किसकी कितनी भी इनकम हो उस पर सब पे बराबर लगाया जाए। कोई गरीब आदमी उसको भी इतना देना पड़ रहा है और अमीर को भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये जो हम सामान खरीदते हैं उनके ऊपर जो है टैक्स जुड़ के आता है। चाहे वो आप कुरकुरे का पैकेट खरीद रहे हो या कोई बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई और चीज़ खरीद रहे हैं, उन सभी में टैक्स जुड़ा होता है, वो हर आदमी को देना होता है। रिग्रेसिव टैक्स उसको कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस से रिलेटेड है? देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड है, या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, या बैंकिंग से रिलेटेड है। ये बैंकों के द्वारा जो है बैंक मुद्रा लोन दिया जाता है अगर आप कोई काम शुरू करने वाले हैं। तो सो दिस इज रिलेटेड टू बैंकिंग। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंकिंग से रिलेटेड है। आपको लोन मिल सकता है अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से आया क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कंट्रोल जेड कमांड अगर यूज करते हैं तो वो क्या करती है? ओपनिंग ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो ये तो नहीं है। ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, बिल्कुल गलत है। कंट्रोल एन होता है वो, जिसमें नया डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं है। अनडू, ये सही है। कोई भी चीज़ आपने, मान लीजिए कुछ चीज़ डिलीट हो गई है, आप उसको अनडू करना चाहते हैं तो ये, या आपने कुछ टाइपिंग किया है आप वापस करना चाहते हैं, तो अनडू का ही ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा अगर कंट्रोल वाई अगर आपसे पूछे तो उससे रीडू हो जाता है। ठीक है, जो आपने किया है वो बार बार रीडू करना है तो वो हो जाता है। कंट्रोल सी अगर हो जाए, कंट्रोल सी, तो उससे कॉपी हो जाता है, और साथ ही साथ कंट्रोल वी हो तो उससे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स आर डिसाइडेड बाय होम, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है और इसमें हम कंफ्यूज अक्सर होते ही हैं। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ मैं, कि बचत खातों पर ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़ा है तो। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, आरबीआई बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं पढ़े तो डिफिकल्ट लगते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक है, आरबीआई से क्वेश्चन आएंगे, बैंक से और मॉनेटरी पॉलिसी से। अब देखिए, बचत खातों पर ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित करती है? हमें लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक करता होगा, लेकिन रिजर्व बैंक जो होता है वो रेपो रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये चीजों को तो करता है वो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर, इनको तो वो करता है, मान ली बात हमने, बैंकों का बैंक है। लेकिन अब बचत खातों पर आपने देखा होगा हर बैंक का अलग अलग जो है, सेविंग अकाउंट पे अलग अलग बैंक जो है आपको अलग अलग इंटरेस्ट वो देता है। जैसे आरबीआई फिलहाल 3.5 दे रहा है। आप डीबीएस डिजिटल बैंक देखेंगे या कोटक वाले कहेंगे तो हम कहेंगे 7% दे रहे हैं। तो मतलब वो इंडिविजुअली बैंक अलग अलग रूप से डिसाइड करता है बचत खातों पर। ठीक है, आरा ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से वो थोड़ा बहुत चेंज तो हो जाता है, लेकिन ये यही होता है। इंडिविजुअल बैंक जो होते हैं ना, वो उनका अलग अलग जो है वो होता है, बचत खातों पर अलग अलग उनका रेट होता है।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। मुझे लगता है इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करते हैं कि बचत खातों पर कितना। हाँ, आप पे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आ जाए तो वो आरबीआई के ऊपर आ जाएगी बात। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल बैंक इसको करते हैं। पावर ऑफ इशूइंग रेट ऑफ हेबस कार्पस लाइज इन लाइज विद होम। हेबस कार्पस जो रिट होती है, ठीक है, मतलब एक रिट होती है जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, तो कॉर्पस मतलब बॉडी, विद बॉडी उसको पेश किया जाए कहाँ पर, 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश किया जाए ताकि उसके कोई राइट का उल्लंघन ना हो जाए। तो ये रिट जारी कर सकता है कौन? तो ये सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, बोथ ए एंड बी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, हिबस कार्पस की अगर रिट आपसे पूछी जाती है, हिबस कार्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोनों ही कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी इसको हिंदी में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी यही बात लिखी होती है। अब आ गए हम 16th क्वेश्चन पे। डीएसएसबी में आपको अगर क्वेश्चन करना है, देखिए बहुत सिलेक्टेड से एरिया आपको पढ़ के जाने होते हैं। तो आपको डांसेस एंड, एक तो क्लासिकल डांसेस आपको पढ़ने होंगे, साथ ही साथ आपको पढ़ने होंगे जो फोक डांसेस हैं भारत के, वो पढ़ने होंगे। ठीक है, और जो त्योहार मनाए जाते हैं पूरे भारत में रीजनल बेस पे, वो आपको पढ़ने होंगे। केवल 2 पेज में, A4 साइज के 2 पेज में आपको ये सारे नोट्स बन जाते हैं। लेकिन आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने की गुंजाइश, आजकल तो 2-3 आने लगे हैं। मैं तो 2017 का पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा एक और चीज़ है, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही है, तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सब्सक्राइब में साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि कभी नई क्लासें आती रहती हैं, बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, मिस नहीं होगी क्लासेस। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जो है दबा दीजिए। इसके अलावा आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप पे डीएसएसबी और केवीएस से रिलेटेड हम बहुत सारे कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे को सर्च कर सकते हैं, द फीडियाज एकेडमी नाम से सर्च कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो उसको बनाए रखिए। मोहिनी अट्टम, आपको क्लासिकल डांस तो याद करना ही है, मैंने कुछ चीजें बताई, फोक डांसेस भी याद करने हैं। इसके अलावा अगर कोई सिंगर है या फिर कोई डांसर है, किसी भी चीज से बिलोंग करता रहा है, ठीक है, किसी क्लासिकल डांस से, तो वो भी पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम कौन जो है, बिरजू महाराज किससे रिलेटेड थे, या फिर शहनाई वादक है व्यक्ति जिसने आजादी के समय पर लाल किले से शहनाई बजाई थी। ऐसे फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये मोहिनी अट्टम डांस जो है वो किस स्टेट का है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट काउंट होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि सारे के सारे ही ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, वो सारे स्टेट को इंक्लूड कर लिया है इन्होंने, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और केरला का है मोहिनी अट्टम, जो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं और राक्षसों से विष वापस ले लेते हैं। मोहिनी अट्टम उससे रिलेटेड है ये डांस। ठीक है, इसके अलावा केरला में एक और डांस होता है जिसका नाम है कथकली। ठीक है, तो ये दो डांस जो है केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक डांस रह गया कथक। कथक डांस जो है वो यूपी का है। ठीक है, ये क्लासिकल डांस की बात कर रहा हूँ। मणिपुरी तो मणिपुर का हो गया, और ओडिसी डांस जो है वो उड़ीसा का हो गया। तो वो तो कंप्लीट हो ही गया है ना, ज्यादातर कंप्लीट हो गए। एक बच गया शास्त्रीय। शास्त्रीय, दिस बिलोंग टू असम। ठीक है, तो मुझे लगता है ज्यादातर कवर हो गए, कोई रह गया तो आप कमेंट में बता दीजिए। क्लासिकल तो मैंने कवर कर ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि फेमस एक्सपोनेंट ऑफ शहनाई, शहनाई का प्रचारक या शहनाई वादक फेमस है जो, वो कौन है? शहनाई के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है? तो ये शहनाई वादन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां है।
बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 पे लाल किले से शहनाई बजाई थी। ठीक है। बाकी ये जो पर्सनालिटी है इनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वन बाय वन आप इन सभी का भी निकाल लीजिए। मुझे लगता है अमजद अली खान शायद तबला वादक है। मैं फैक्ट देख लेना इसको आप। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन आपको याद होने चाहिए जो इन्होंने इसमें डाले हैं, क्योंकि डीएसएसबी की डिजाइनिंग क्वेश्चंस की ऐसी होती है कि आपको वो कंफ्यूज कर दे। 18th क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आपको टॉपिक बता दे रहे हैं कि कोई भी फेमस खिलाड़ी है वो टेनिस में कुछ अचीव कर रहा है, या या बैडमिंटन में कुछ अचीव कर रहा है, ठीक है, या किसी और गेम में। खास तौर से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो शुरू हो गए हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो सबसे बड़े पुरस्कार होते थे खेल के क्षेत्र में, उनका नाम बदल दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में। तो उनसे रिलेटेड जो इतने भी खिलाड़ी हैं वो किस गेम से रिलेटेड हैं और उन्होंने कहाँ पर क्या अचीवमेंट की, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पीवी संधू का ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, दैट इज वाई आई एम स्कीपिंग दिस क्वेश्चन। बिना बात का फैक्ट दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। 2017 में उन्होंने कुछ अचीव किया है, अब थोड़ी पूछेगा वो। अब तो 2022 आ गया है, 2021 का पूछेगा। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व होम। आपने रिसेंट में एक कॉम्बिनेशन सुना होगा, क्वेड देश। चाइना के प्रभाव को हिंद महासागर में कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ पैसिफिक ओशन में कंट्रोल करने के लिए देश जो है जुड़ गए हैं, जिसमें एक इंडिया है, ठीक है, एक अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, और एक जापान है। ठीक है। अब देखिए, ये उस समय का टाइम है जब इसमें पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया या जापान में से कोई नहीं जुड़ा है। तो लेकिन आज आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस एक्सरसाइज में आते हैं। ये एक्सरसाइज जो है मालाबार एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हुई, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन है। सिचुएशन चेंज हो गई है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टर्म कितनी होती है? 4 साल होती है, या 5 साल, या 6 साल, या 2 साल? तो सही आंसर है इसका 5 साल। वाइस प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 5 साल होती है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बस इसलिए क्रिएट की गई है कि कभी अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट एकदम से खाली हो जाती है तो कौन संभालेगा। तो बाकी टाइम इनके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए इनको राज्यसभा का सभापति भी बना दिया जाता है। ठीक है। चेयरमैन बना दिया जाता है राज्यसभा का। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो आपको एक क्लास कैसी लगी, आप अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए। और बाकी और भी पेपर जो है हमारे पास अवेलेबल है, आपके लिए क्लास लेके आएंगे। आपके पास अगर कोई पेपर है डीएसएसबी की किसी भी पोस्ट का, तो उसकी जीएस तो वो कॉमन ही होती है। तो आप वो चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, आप हमें जरूर वो पेपर भेजिए। पीडीएफ में आप मेरे नंबर पर भेज सकते हैं, 90 134 और 90 146, इस नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। टीजीटी पीजीटी का कोई भी पेपर हो, या दास ग्रेड 2 का, या कोई भी डीएसएसबी का पेपर रिसेंट में हुआ है, आपने अपनी की डाउनलोड की है, ठीक है, आपके नाम को ब्लर कर दिया जाएगा और उसको हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपने ये चीज देखी होगी, 20 क्वेश्चन करते हुए आपने जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन जो है रिवाइज किया होगा, और आपको बहुत बहुत बेनिफिट करेगा वो, मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे ऑप्शन के साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज करवा भी रहा हूँ। मुझे लगता है प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आप कर लेंगे तो आपका पेपर वैसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जीएस को इजी कर लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है। कैसे लगे आपको वीडियो जरूर बताइए। लास्ट में थोड़ी मोटिवेशन बात है कि जो दिन की आप वेट कर रहे थे वो दिन आज ही है। ठीक है। आज ही से शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कल से शुरू करेंगे तैयारी तो कल आप एक दिन पीछे हो जाएंगे। हजारों बच्चे कर रहे हैं तैयारी। सीटेट के में देख लीजिए, 4 लाख बच्चे से ज्यादा जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं, वो भी आपको कंपटीशन देने आ रहे हैं। लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज का भी कॉन्फिडेंस रखिए। लेकिन जब तक वो होश संभालेंगे तब तक आप बच्चे जो है आगे निकल जाएंगे। चाहे सीटेट जिस बच्चे ने आज क्वालिफाई कर लिया उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आज से जो है टुडे से ही आप तैयारी करेंगे, तो वो जो बाकी बच्चे जो आपके साथ क्वालिफाई हुए हैं उनसे आगे निकलना है। ठीक है। एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप हजारों बच्चों से पीछे जा रहे हैं। अपने लिए पढ़िए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने
लाइफ के लिए पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में। कोई आपके लिए जो है रेस्क्यू नहीं करने वाला, अपनी लाइफ आप ही को संवारनी है, ठीक है। अपनी लाइफ के हीरो आप ही है। आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं? अपने आप को हीरो के तौर पे देखते हैं, अपनी यादें याद करते हैं तो अपनी से जुड़ी यादें याद करते हैं। तो आप अपनी लाइफ के हीरो हैं सभी। अपनी लाइफ के हीरो अपनी नज़रों में भी बनिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।